नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का नई प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन। तो अभी हमने पेपर एनालिसिस जो एसएससी जेईई 2019 चल रहा है, इसका एनालिसिस हमने बताया था। तो जो हमने 4 लेक्चर लिए थे उसमें से 4 क्वेश्चंस आए थे। आप मुझ पर विश्वास रखिए और विश्वास रखते हुए हमको फॉलो कीजिए, तो आपको निश्चित ही सफलता हासिल होगी। तो इस कड़ी में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। तो क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज़ सरफेस टेंशन, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। कॉज क्या है सरफेस टेंशन का? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ सरफेस टेंशन। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। अगर आप कांच के बर्तन में, कांच के कोई गिलास में वाटर लीजिएगा, तो जब आप कांच के गिलास में वाटर लेते हैं तो उसको अगर बाहर से देखा जाए, मतलब एक कर्व्ड सरफेस होता है फ्री सरफेस पे, यानी द्रव की मुक्त सतह पर एक फ्री सरफेस होती है। और फ्री सतह का शेप जो होता है वो वाल पे थोड़ा ऊंचा और बीच में थोड़ा नीचा होता है। तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है सरफेस टेंशन की वजह से। अब सरफेस टेंशन क्यों होता है ये भी बताएंगे। तो सरफेस टेंशन हमने बताया कि जो मुक्त सतह होती है उसका एक शेप होता है, वो शेप चेंज होता है। या तो नीचे कॉनकेव होगा जिसको अवतल बोलते हैं, या फिर कॉन्वेक्स होगा, उत्तल होगा। तो ये होता क्यों है? एक होता है कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स वो होता है कि जो सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो जब कोहेसिव फोर्स लगता है तो कोहेसिव फोर्स नीचे बीच के मॉलिक्यूल्स पे इतना ज़्यादा लग जाता है, नीचे की ओर, अंदर की ओर, कि वो नीचे की ओर मॉलिक्यूल सरफेस पे जो होते हैं वो नीचे की ओर खींच जाते हैं। इसीलिए जो कॉन्वेक्स कॉनकेव सतह प्राप्त होती है, यानी कि अवतल सतह प्राप्त होती है। या कभी कभी ये होता है कि अगर आप Hg यानी पारा को लें, पारा को अगर आप लेते हैं किसी सरफेस पे, तो उसको आप देखेंगे कि एक कॉन्वेक्स सरफेस प्राप्त होता है। कॉन्वेक्स का मतलब, अगर मान लीजिए आपने गिलास में ही ले लिया, तो गिलास की वाल से जो सटा हुआ क्षेत्र होगा वहाँ पे लेवल थोड़ा नीचे होगा, और जो बीच का क्षेत्र एरिया होगा वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होगा। तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस या फिर उत्तल सतह। तो इसका भी रीज़न यही है, कोहेसिव फोर्स। तो एक कोहेसिव फोर्स हमने चर्चा की थी विस्कोसिटी में, एक कोहेसिव फोर्स यहाँ पे। तो कन्फ्यूज़न इस बात में ये क्रिएट हो रहा होगा कि सरफेस टेंशन भी कोहेसिव फोर्स की वजह से है और विस्कोसिटी भी उसके कोहेसिव फोर्स की वजह से है। विस्कोसिटी भी कोहेसिव फोर्स की वजह से और सरफेस टेंशन भी कोहेसिव फोर्स की वजह से। बट अगर आपको याद हो तो हमने जो भी डिफिनीशन बताई थी विस्कोसिटी की, तो उसमें क्या बताया था? व्हेन फ्लूइड मूव्स, जब द्रव गतिमान अवस्था में होता है। और यहाँ पे सरफेस टेंशन में क्या होगा? व्हेन फ्लूइड एट रेस्ट। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहा? विस्कोसिटी में कोहेसिव फोर्स तब काम करता है जब कोई सतह मूव करती है, और यहाँ पे क्या होगा? जब कोई लिक्विड की सतह या लिक्विड एट रेस्ट होता है, यानी कि विराम अवस्था में होता है, तो उसमें जो कोहेसिव फोर्स होता है वो कॉज होता है सरफेस टेंशन का। अगर इसका काज देख लें कोहेसिव फोर्स, तो एक कोहेसिव फोर्स होता है और एक अधेसिव फोर्स होता है, यानी ससंजन बल और असंजन बल। तो ससंजन बल क्या होता है? एक ही मटेरियल के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है वो ससंजन बल कहलाता है। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। और अधेसिव फोर्स या असंजन बल क्या होता है? दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, वो होता है असंजन बल। यानी द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट मटेरियल इज कॉल्ड अधेसिव फोर्स। तो अगर अधेसिव फोर्स के एग्जांपल्स की बात करें, तो जब भी हम ब्लैक बोर्ड पे चाक से लिखते हैं, तो जब चाक से लिखते हैं तो एक ब्लैक बोर्ड का मटेरियल हो गया, एक दूसरा चाक का मटेरियल हो गया। तो दोनों में क्या होगा? दोनों डिफरेंट मटेरियल हैं, लेकिन लिखते तब भी हैं, हम लिखते हैं और वो काम करता है। मतलब कि वहाँ पे जो फोर्स लगता है वो अधेसिव फोर्स लगता है। दूसरा एग्जांपल अगर लिया जाए, जब भी वाइट बोर्ड पे मार्कर से लिखा जाता है, तो मार्कर से लिखा जाता है तो इंक जो होता है बोर्ड के मटेरियल से चिपक जाता है। क्यों?
ड्यू टू एडहेसिव फोर्स। अगर तीसरा देखा जाए तो फेविक्विक आते हैं। फेविक्विक दो मटेरियल को क्या करते हैं, चिपका देते हैं, इसीलिए उनको एडहेसिव मटेरियल बोला जाता है। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन ये निकल के आएगी कि जब भी कोई फ्लूइड रेस्ट या विराम अवस्था में होता है तो वह प्रॉपर्टी जिसके कारण द्रव की मुक्त सतह कॉन्ट्रैक्ट या स्ट्रेच या तो सिकुड़ती है या तो फैलती है, तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। तो इंग्लिश में अगर देखा जाए, सरफेस टेंशन इज दैट प्रॉपर्टी बाय व्हिच व्हेन फ्लूइड एट रेस्ट the free surface of liquid stretches or contracted is called surface tension। तो surface tension की definition क्या हो गई? It is the property by which free surface of liquid is contracted or stretched। या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी यानी कि सिकुड़ेगी, या फिर फैलेगी। दोनों में से एक काम होगा। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा फोर्स ज़्यादा है, एडहेसिव फोर्स या फिर कोहेसिव फोर्स। तो उस पर डिपेंड करेगा कि वो सतह कैसी होगी। फ्री सरफेस जो होगी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी या यानी कि कॉन्वेक्स होगी या कॉनकेव होगी, ये डिपेंड करेगा। दो फोर्स जो हमने बताए, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, इनके कारण से डिसाइड होगा कि सतह कैसी होगी। अगर कोहेसिव फोर्स का मान ज़्यादा हो गया, कोहेसिव फोर्स का मान अगर ज़्यादा हो गया एज़ कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स FA, तब क्या होगा, कोहेसिव फोर्स का मान ज़्यादा है तो वहाँ पे सतह आपकी मिलेगी कॉनकेव या अवतल सतह, कॉनकेव सतह, कॉनकेव सरफेस। और अगर एडहेसिव फोर्स का मान ज़्यादा है कोहेसिव फोर्स की तुलना में, तो वहाँ पे सरफेस जो मिलेगी वो उत्तल सतह मिलेगी, यानी कॉन्वेक्स सरफेस। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द रीज़न या व्हाट इज़ द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन, तो आप क्या बताएंगे? कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स इज़ द रीज़न ऑफ या कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। लेकिन एक कंडीशन क्या होनी चाहिए? व्हेन फ्लूइड एट रेस्ट, इसको आपको नहीं भूलना है। मीन्स अगर आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं जेईई का, मेंस में जाएंगे तो वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो ये वर्ड टू वर्ड एकदम वहाँ पे मायने रखता है। एक्सेस राइटिंग वहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है। शॉर्ट राइटिंग हो, एक्यूरेट राइटिंग हो, वर्ड टू वर्ड राइटिंग हो, यानी आपका कम मटेरियल कम हो लेकिन सॉलिड हो। तो ये वर्ड जो है आप ये कभी मत भूलिएगा, मतलब फ्लूइड एट रेस्ट लगाना मत भूलिएगा इसकी डेफिनेशन में। तो अब बात करते हैं कि सरफेस टेंशन की डेफिनेशन हमने क्या बताई? इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय व्हिच फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड इज कॉन्ट्रैक्टेड और स्ट्रेच्ड। अब दूसरी डेफिनेशन देखिए क्या निकल के आएगी। तो ये तो प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। अब अगर थ्योरेटिकल डेफिनेशन की बात की जाए तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन निकल के आएगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, या फिर एक चीज़ यहाँ पे मिस कर दिए हम, फोर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन एट फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड, यानी किसी द्रव की मुक्त सतह पर
कोई लाइन खींची जाए तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। मींस मान लीजिए कोई लिक्विड सतह है और ये हमने लाइन एक मार्क कोई ड्रा कर दी, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है जो, वही एफएस या सरफेस टेंशन फोर्स कहलाता है। तो ये तो सेकेंड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन देखिए क्या निकलेगी। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। मीन्स क्या होगा, देखिए, तो ये आप वैसे ही जैसे विस्कोसिटी में हमने डेफिनेशन बताई थी तो कहा था या तो ये आप तथ्य समझ लीजिए या फिर डेफिनेशन, तो वैसे ही इसमें भी है, डेफिनेशन भी है और ये फैक्ट्स भी हैं, तथ्य भी हैं। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन कैसे कैसे, अगर कह दिया गया द प्रॉपर्टी बाय व्हिच फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉन्ट्रैक्टेड और स्ट्रेचड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, तो आप क्या बताएंगे, सरफेस टेंशन। अगर कह दिया जाए फोर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन एट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ये भी होगा क्या, सरफेस टेंशन। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो यहाँ से अगर एक फार्मूलेशन हम करें तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या आएगा, परपेंडिकुलर फोर्स F मान लेते हैं पर यूनिट लेंथ। तो ये यहाँ से इसका एक फार्मूला निकल के आया। अगर इसके यूनिट की बात करें हम तो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होगी, देखिए न्यूटन की mL/T-2 और अपान में क्या होगा, L। तो एक L नीचे से ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा क्या, m/T-2, m/T-2। ये इसका डायमेंशन फार्मूला आ गया। अब देखिए जो फार्मूला आया है Fs यानी सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर अपान लेंथ। तो यहाँ से देखते हैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ आने वाली, देखिए यहाँ से देखिए Fs इज इक्वल टू F/L। देखिए अगर हम ऊपर L से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे L से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये अगर यूनिट में लिख दिया जाए तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, L की यूनिट मीटर, L मतलब लेंथ हमने लिया है, और L स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। तो आप जानते हैं न्यूटन मीटर किसकी यूनिट है, एनर्जी की, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, जूल। तो ये हो गया जूल पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से सरफेस टेंशन की एक डेफिनेशन और निकल के आ गई, एनर्जी, और मीटर स्क्वायर किसका होता है, एरिया का। एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और एक बात वहाँ पे आप ये लिख लीजिएगा कि काज ऑफ सरफेस टेंशन इज कोहेसिव फोर्स। सरफेस टेंशन का कॉज क्या है, कोहेसिव फोर्स। तो देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया कि एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो हम एक डेफिनेशन नई भी लिख सकते हैं, 3 डेफिनेशन में बताई, चौथी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अगर यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दिया जाए, ये कर दिया जाए सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, तो ये और बेटर एक डेफिनेशन बन के आ गई। तो चारों डेफिनेशन एक फैक्ट भी हैं और डेफिनेशन भी हैं, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो सरफेस टेंशन का काज क्या है, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, सेम मटेरियल के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल। अधेसिव फोर्स क्या होता है, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल। और
जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव सतह प्राप्त होती है ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो डिपेंड करता है कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स पे। मतलब किस प्रकार का फोर्स ज़्यादा है, तो किस प्रकार का फोर्स ज़्यादा है इस पर डिपेंड करता है कि सरफेस उसकी फ्री सरफेस होगी वो कैसी प्राप्त होगी। तो अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो गया तब कौन सी सतह प्राप्त होगी, कॉनकेव या अवतल सतह, और अगर अधेसिव फोर्स ज़्यादा हो गया तो उत्तल सतह प्राप्त होगी। अच्छा, कुछ जगहों पे सरफेस टेंशन को सिग्मा से डिनोट किया गया है, तो कंफ्यूज मत होइए, या तो एफ एस लिख दीजिए या फिर सिग्मा लिख दीजिए। तो सिग्मा इज इक्वल टू दो फार्मूले आए, एक आया फोर्स अपान लेंथ और दूसरा आया एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो अगर हम एक डायग्राम से समझें, मान लीजिए कि इसमें कोई लिक्विड है, तो देखिए एक मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे ले लिया और एक मॉलिक्यूल हमने फ्री सरफेस पे ले लिया। तो इस मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो इस पे हर साइड से क्या लगेगा, इक्वल कोहेसिव फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, हर डायरेक्शन से लगेगा। अब अगर यही फ्री सरफेस पे मॉलिक्यूल्स की बात कर लें तो यहाँ पे क्या होगा, इस साइड में मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं तो इस साइड में अट्रैक्शन फोर्स लग सकता है, इस साइड में मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं यहाँ पे लग जाएगा, इस साइड से लग जाएगा, इस साइड से लग जाएगा, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से। लेकिन ऊपर वाली साइड में कोई भी मॉलिक्यूल ना होने की वजह से क्या होगा, कोहेसिव फोर्स नहीं लग पाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि जो नीचे वाला कोहेसिव फोर्स Fc होगा वो डोमिनेट कर जाएगा, मतलब वो प्रभावी हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा, ये सतह कॉनकेव हो जाएगी। इसकी वजह से सतह क्या हो जाएगी, कॉनकेव। कब, जब ये कोहेसिव फोर्स डोमिनेट कर जाता है, यानी कि प्रभावी हो जाता है। अगर इसी डायग्राम को दूसरे तरह से समझें, मान लीजिए इसमें कोई लिक्विड है और वैसे ही हमने एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ले लिया, एक फ्री सरफेस पे ले लिया। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल लिया उस पर हर डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। तो F अगर नेट देखा जाए, F नेट इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे F नेट इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे क्या है, F नेट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो एक केस ये भी कह सकते हैं कि जो फ्री सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पे नेट कोहेसिव फोर्स 0 नहीं होता है। तो अच्छा, इस डायग्राम को दूसरा ऐसे समझेंगे कि यहाँ पे ऐसा कोई मीडियम है, कोई मान लीजिए ऊपर जो मीडियम है, भाई यहाँ तो लिक्विड है लेकिन ऊपर कोई ना कोई मीडियम होगा, मान लीजिए एयर ही है। तो हमने ये मान लिया कि Hg है और ये एयर है। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि इसका जो यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा ऊपर की सतह पे, तो इसका अधेसिव फोर्स क्या होता है, Hg और एयर के बीच अधेसिव फोर्स ज़्यादा हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो इस पॉइंट पे अधेसिव फोर्स लगेगा Fa, वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्स। तो इसी वजह से इसके बीच की सतह कॉन्वेक्स हो जाती है और यहाँ किनारों पे ऐसे मुड़ जाती है, मतलब कि इस टाइप से कुछ शेप हो जाता है। ऐसे ही जब कोई ड्रॉपलेट होता है, जैसे अगर इस Hg को हम प्लेन सरफेस पे लें तो वो एक बूंद का रूप ऐसे ले लेता है। तो यही कारण है यहाँ पे जो एयर का मीडियम का वो अधेसिव फोर्स है वो डोमिनेट कर जाता है एज कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात ये निकल के आई कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स सतहें जब प्राप्त होती हैं वो डिपेंड करती हैं कोहेसिव फोर्स पे और अधेसिव फोर्स पे। कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है, कौन सा फोर्स प्रभावी हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है क्या, आपका सरफेस टेंशन की वजह से जो सतह प्राप्त होती है, कॉन्वेक्स सतह प्राप्त होगी या कॉनकेव सतह। अब देखिए, अगर बात करें कि सरफेस टेंशन होता है वो डिपेंड किन किन चीज़ों पे करता है। देखिए, डिपेंड करता है नंबर 1 नेचर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड किस नेचर का है। दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के टेम्परेचर पे। और तीसरा जो डिपेंड करता है मीडियम व्हिच इज़ नेक्स्ट टू द फ्लूइड, यानी कि जो उसके मीडियम जो होता है फ्लूइड के पास, उस पर डिपेंड करता है। तो कैसे, देखिए कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। पहली चीज़ नेचर ऑफ फ्लूइड, नेचर ऑफ फ्लूइड। दूसरी चीज़ क्या,
मीडियम नेक्स्ट टू surface of liquid, surface of liquid। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, देखिए, द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन इज कोहेसिव फोर्स। हमने क्या बताया, कोहेसिव फोर्स जो होता है वो कॉज होता है, वो कारण होता है सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव का। तो अब देखिए, अगर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, कोई पात्र है, इसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, अब क्या होगा, जो इनकी औसत ऊर्जा थी अणुओं की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी ड्यू टू हीट ट्रांसफ़र। यानी हीट जब इनको मिलेगी तब इनकी ऊर्जा जो होगी वो ऊर्जा में वृद्धि होगी और इनके बीच का बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा। मतलब बॉन्ड कमज़ोर, कोहेसिव फोर्स कम, इसका मतलब सरफेस टेंशन कम। तो अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगा, इसका मतलब सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगा। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये निकल के आई, अगर टेम्परेचर घटा दिया जाए तो कोहेसिव फोर्स बढ़ जाता है, सॉरी यहाँ पे घटेगा, कोहेसिव फोर्स बढ़ जाता है और इसके कारण कोहेसिव फोर्स जब बढ़ेगा सरफेस टेंशन भी अधिक हो जाता है। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। जब आप सूप पीते हैं, अगर सूप ठंडा हो गया तो आपको कम अच्छा लगता है और अगर सूप गर्म है तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब क्या, स्वाद आपको ज़्यादा मिला। कब, जब गर्म था, तो गर्म होगा सरफेस टेंशन कम होगा, गर्म होगा तभी तो सरफेस टेंशन कम होगा, और सरफेस टेंशन अगर कम तो आपकी जो टंग है यानी जीभ है उसके अधिक एरिया पर वो फैल सकेगा, इसीलिए आपको गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। तो सरफेस टेंशन पे देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि भाई अगर टेम्परेचर अधिक तो हमको स्वाद बढ़िया मिलेगा। स्वाद बढ़िया क्यों मिलेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन कम होता है और वो अधिक एरिया पे फैलता है। कैसे, यहाँ से रिलेट कीजिए, अगर सरफेस टेंशन कम हो गया, इसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। मतलब अगर कोई लिक्विड का सरफेस टेंशन कम हो गया तो वो अधिक एरिया पर फैल जाएगा, इसीलिए हमारी टंग पर सूप जो होता है वो अधिक एरिया पर फैल जाता है, इसलिए हमको वो स्वादिष्ट लगता है अपेक्षाकृत ठंडे सूप के। अब देखिए सरफेस टेंशन के कुछ एग्जाम्पल। सरफेस टेंशन की वजह से जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जैसे कि मच्छर हो गए, ये क्या करते हैं, पानी पे तैरते रहते हैं, पानी पे तैरते रहते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से ये पॉसिबल है। दूसरा, अगर आप एक निडल लें, मतलब सुई लें और उसको किसी सोख्ते पे रख के या पैड पे रख के हल्के से नीचे आराम से छोड़ दें किसी वाटर में, तो वो क्या होता है, सोख्ता नीचे बैठ जाता है और निडल जो होती है वो तैरती रहती है। क्यों, सरफेस टेंशन की वजह से। तो आइए देखते हैं कि मैक्सिमम मास पॉसिबल कितना होगा जो सरफेस टेंशन बियर कर लेगा, मतलब कितना मास की निडल को सरफेस टेंशन की वजह से वो तैर के रखेगा। मतलब हमको मास फाइंड करना है मैक्सिमम ऑफ निडल सो दैट इट विल बी फ्लॉट, यानी वो तैर सके। अब यहाँ पे तैरने का कारण बायंसी नहीं है, यहाँ पे तैरने का कारण एक सरफेस टेंशन ही है। तो अगर हम फिगर ड्रॉ करें, देखिए ये कोई बर्तन है जिसमें वाटर भरा हुआ है और इसका हम क्रॉस सेक्शन व्यू बना रहे हैं, तो मतलब एक निडल यहाँ पे दिखेगी, निडल का ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। अब निडल होती तो बहुत पतली है, लेकिन आपको समझाने के लिए इतनी मोटी बनाना पड़ रहा है। निडल का क्रॉस सेक्शन, मतलब ये निडल ऐसे है, तो ऐसे है, जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिखेगा, तो ये क्रॉस सेक्शन है। अब देखिए ये तैर रहा है, अगर ये निडल तैर रही है तो तैरने का कॉज क्या है, सरफेस टेंशन। तो एक हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और सरफेस टेंशन की वजह से एक फोर्स लगेगा जो इसको तैरा के रखेगा, मतलब ऊपर ही तैरा के, एक इस साइड में और एक इस साइड में। अब दोनों का एंगल जो होगा वो सेम होगा, मान लीजिए थीटा एंगल पे काम कर रहे हैं, ये एफ़ और ये भी एफ़। तो
अब इसका अगर डेरिवेशन किया जाए, डेरिवेशन के हेडिंग क्या है, फाइंड द मैक्सिमम मास, फाइंड द मैक्सिमम मास टू फ्लोट ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो देखिएगा, अब इन फोर्स को अगर रिजॉल्व करें हम, तो एक हॉरिजेंटल जाएगा इस डायरेक्शन में और एक ऊपर जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा और एक एफ कॉस थीटा। ऐसे ही इधर वाला एक इस साइड में जाएगा एफ साइन थीटा और एक ऊपर जाएगा एफ कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए इस निडल का कोई मास होगा, मान लीजिए एम है, तो वो निडल का मास ना लग के बाहर काम करेगा नीचे की ओर, एम जी बाहर नीचे की ओर काम कर रहा है। अब एट इक्विलिब्रियम या फिर एट कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग, इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था में क्या होगा, देखिए जो नेट फोर्स होंगे वो क्या होंगे, बराबर, यानी एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, या फिर आप एफ नेट इज इक्वल टू ज़ीरो कह सकते हैं। तो अगर यहाँ पे एफ नेट देखा जाए तो ये माइनस में एम जी हो जाएगा और इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2f cos थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो m बराबर क्या आ जाएगा, 2f cos थीटा बाई जी, 2f cos थीटा बाई जी। अब देखिए फॉर मैक्सिमम मास कब प्लॉट कर सकता है, जब इसकी वैल्यू या cos थीटा की वैल्यू क्या हो, 1 हो। फॉर मैक्सिमम मास cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो मैक्सिमम मास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 2f अपान जी। ये अधिकतम मास है जो तैर सकता है सरफेस टेंशन के कारण किसी मुक्त सतह पर, क्या, 2f बाई जी। अब देखिए ये F तो फोर्स है, अगर इसको सरफेस टेंशन के पदों में लिखना हो तो यहाँ से भी देख लें भाई, सरफेस टेंशन क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई एल। तो यहाँ से फोर्स क्या होगा, सिग्मा इंटू एल। अब अगर F की जगह हम सिग्मा इंटू एल रख दें तो M इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 सिग्मा एल कॉस थीटा अपान जी। और फॉर मैक्सिमम cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो F की जगह 2 सिग्मा एल बाई जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इस डेरिवेशन को आप नोट कर लें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और अगला जो लेक्चर होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।